हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है एंड हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ये द हिंदू का जो एनालिसिस है ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। 9 किल्ड इन रेल एक्सीडेंट। जब भी कोई रेल एक्सीडेंट होता है तो उसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि प्लेस कौन सी थी, कौन सी ट्रेन थी। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड अभी आने वाले दिनों में कवच की बात होने लग जाएगी। कवच इज अ सिस्टम, ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम है जिसके अंदर अगर ट्रेन के अंदर ये कवच लगा हो तो ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन में हिट नहीं करेगी। ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिस जो जज कर लेता है कि सेम ट्रैक पे ट्रेन है एंड वो ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा देता है। तो कवच के बारे में, ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम है ये। ये ब्रेकिंग सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। ब्रेक्स लग जाती हैं ऑटोमेटिकली अगर ट्रेन होती है उस रास्ते उसी ट्रैक पे। बट फिर ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? प्रॉबेबली इसके ऊपर कवच नहीं लगा हुआ था। कवच जो है सिस्टम वो लगाया जा रहा है मैक्सिमम ट्रेन्स पर, बट अभी बहुत ट्रेन्स पे नहीं लगा है। 9 persons, two of them railway crew members, were killed on Monday when goods train collided with train number 13174 Agartala Sealtha Kanchenjunga Express between the Rangapani and Chatarhat stations in Darjeeling district of West Bengal. तो ये ट्रेन्स के नाम है और ये जगह भी हमें यहाँ पर पता चल रही है। 9 persons were grievously injured and 32 sustained minor injuries। अब बहुत सारे बच्चे इसमें नंबर ऑफ पीपल हु आर किल्ड और इंजर्ड वो याद करने लग जाते हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। द एक्सीडेंट टुक प्लेस अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन इन द काटिहार district of northeast frontier railway. The goods train hit a stationary Kanchenjunga express from behind on the same track at speed, officials said. 4 coaches at the rear of the express। तो यहाँ पर पीछे से आके गुड्स ट्रेन ने हिट किया है एक स्टेशनरी मतलब खड़ी हुई ट्रेन को। ठीक है। रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा अर्लियर सेड द कोलिजन माइट हैव हैपेंड एज अ गुड्स ट्रेन ड्राइवर डिसरिगार्डेड द सिग्नल। अब पता चला है कि सिग्नल तो फॉलो किया था उसने, बट द ट्रेन स्पीड, द लिमिट प्रिस्क्राइब, द स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज मच मोर देन वॉट इज अलाउड। तो देखा जाएगा क्या हुआ है। अब यहाँ पर we are going to note down about the incident, about the accident, right? तो यहाँ पे लिखेंगे रेल इंसिडेंट। ठीक है ना। रेल इंसिडेंट इज अगरतला सीलधा कंचनजंगा एक्सप्रेस hit by a goods train। गुड्स ट्रेन पता है ना, सामान जिसमें सामान जाता है। ठीक है ना, जिसमें डब्बे ही डब्बे होते हैं, इंसान कम और डब्बे ज्यादा। ठीक है ना। ये कब कहाँ जा रही थी? बिटवीन कंचनजंगा एक्सप्रेस बिटवीन रंगापानी एंड स्टेशन इन बिटवीन रंगापानी रंगीला पानी एंड छतरहाट stations in Darjeeling district of वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट जो हुआ है वो हुआ है जिसके अंदर स्टेशनरी कौन सी ट्रेन खड़ी थी? अगरतला सीलधा कंचनजंगा एक्सप्रेस, उसमें गुड्स ट्रेन आकर बच गई। तो ये रेल इंसिडेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में। स्टेट कौन सी है? वेस्ट बंगाल। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। लोको पायलट किसको कहते हैं? जो ट्रेन का ड्राइवर होता है। लोको पायलट किसको कहते हैं? ट्रेन के ड्राइवर को कहते हैं। ठीक है ना। अभी कल तक हम देखेंगे, फिर कवच की बातें होंगी 3-4 दिन बहुत सारी। एंड कवच का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। PYQ भी है। लास्ट ईयर जो एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, फिर उसके बाद आई थिंक उड़ीसा में हुआ था, तब भी बहुत डिस्कस हुआ था। लोको पायलट हैड परमिट टू क्रॉस ऑल सिग्नल्स इन द रेड। द लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन दैट rammed the Kanchenjunga Express on Monday had the authority to cross all signals in danger, according to documents made available to the Hindu. They revealed that the station master of Rangapani railway station had authorized the loco pilot to cross all automatic signals between Rangapani and Chhatarhat stations। तो यहाँ पर उसने सिग्नल की परमिशन तो थी, इवन दो द सिग्नल वाज रेड, उसको परमिशन दे गई थी क्रॉस करने की। बट प्रॉब्लम क्या थी? स्पीड में प्रॉब्लम। स्पीड लिमिट जो थी वो सही नहीं थी, ये कहा जा रहा है। गुप्ता extradited to US pleads not guilty and Panun murder plot case। अब यहाँ पर ये बहुत सारी स्टोरी है। तो सबसे पहले गुरपतवंत सिंह पनुन कौन है?
गुरपतवंत सिंह पन्नून जो है, कहाँ पे रहे गुरपतवंत सिंह पन्नून, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ओहो आधे में लिखा हुआ है। गुरपतवंत सिंह पन्नून जो है वो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, जो कि कैनेडियन और यूएसए की सिटीजन, कनाडा और यूएसए के सिटीजन है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, कहा जा रहा है, अब यूएसए कह रहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स कि रॉ के जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, ठीक है ना, रॉ एजेंसी के, वो इस बिजनेसमैन निखिल गुप्ता के साथ कनेक्ट में थे, कुछ ऑफिशियल्स। अब ये अननेम्ड बोल रहे हैं, पहले नाम भी दिया गया कि निखिल गुप्ता जो एक बिजनेसमैन है, इंडियन बिजनेसमैन है, उसके साथ कनेक्ट में थे कि तुम एक इंसान हायर करो जो कि मार दे, जो असैसिनेट कर दे किसको, गुरपतवंत सिंह पन्नून को, क्योंकि ये एक खालिस्तानी है ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ खालिस्तानी? खालिस्तानी कह रहे हैं कि पंजाब जो है उसको डिफरेंट एक सेपरेट नेशन बना दो फॉर सिख कम्युनिटी, ठीक है ना। ये है। अब इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया, इनको एक्स्ट्राडाइट किया गया है। एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है कि आप ऑफेंस ए कंट्री में किया, इसने यूएसए में ऑफेंस किया, और कहाँ भाग गई ये, बी कंट्री में। बी कंट्री यहाँ पे कौन है, क्रेच रिपब्लिक। क्रेच रिपब्लिक से अब इनको वापस कहाँ लेकर आया गया, यूएसए लेकर आया गया है। इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता अक्यूज्ड ऑफ बीइंग, अक्यूज मतलब इल्जाम लगाया गया है, इन्वॉल्व इन मर्डर ऑफ हायर प्लॉट अगेंस्ट अ सिख एक्सट्रीमिस्ट ऑन अमेरिकन सॉइल, pleaded not guilty in the case at a federal court. Mr. Gupta, 52, was extradited to the US from the Czech Republic. He was arrested in Czech Republic last year at the respect of US at the request of US government on the charges of being involved in a plot to assassinate Gurpatwant Singh Pannun. Now, US federal prosecutors allege that Mr. Gupta had been working on the directions of an unnamed Indian government officials. India has, however, denied its involvement in such a case. India जो है ये सारी चीजें डिनाई कर रहा है। इंडिया कह रहा है हमने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे निखिल गुप्ता, निखिल गुप्ता, निखिल गुप्ता extradited to USA from Czech Republic, accused of being involved in murder for hire plot against Gurpatwant Singh Pannun, who is a Khalistani separatist. Khalistani separatist. तो ही वॉज अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट। खालिस्तानी वाला मैंने समझा दिया है कि क्या था। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए नाम, निखिल गुप्ता, ठीक है। कहाँ से एक्स्ट्राडेट किया, क्रेच रिपब्लिक। किसने करवाया, यूएसए ने। किसको मारने के लिए कहा जा रहा है कि प्लॉट बनाया था, गुरपतवंत सिंह पन्नून को, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे। ल्यूटेंस दिल्ली, ल्यूटेंस दिल्ली क्यों बोला जाता है, ल्यूटेंस दिल्ली इसलिए बोला जाता है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज। तो इसीलिए इसको ल्यूटेंस दिल्ली भी बोला जाता है। ये न्यूज़पेपर में था तो आई थॉट आई शुड टेल यू। उसके बाद द 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो है, ATCM 46 जो है वो कहाँ पर हुई, कोची केरला के अंदर हुई ये मीटिंग। इसमें क्या हुआ, लास्ट मंथ हाईलाइटेड द ऑनगोइंग डिबेट ऑन एंटार्क्टिक टूरिज्म। एंटार्क्टिक टूरिज्म जो लोग वहां पर घूमने जाते हैं उनके ऊपर बात हुई। while the meeting sought to bring in a regulatory framework, it ultimately fell short of a definitive solution। ठीक है, कोई definitive solution ये लोग नहीं लेकर आ पाए इस चीज के ऊपर, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्टिक टूर ऑपरेटर्स एस्टिमेट्स अ फिगर ऑफ 1,18,089 टूरिस्ट इन 23-24। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना अकाउंट फॉर 40% ऑफ द टूरिस्ट इन द टू द एंटार्क्टिक। तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट किसके जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के और चाइना के। द करंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर एंटार्क्टिक टूरिज्म इज फ्रैगमेंटेड, ठीक है, बटा हुआ है टुकड़ों में, एंड लैक्स क्लियर रेगुलेशन, सही नहीं है, रेगुलेशंस नहीं सही है एंटार्क्टिक टूरिज्म में, जो लोग घूमने जाते हैं वहां पर। द एंटार्क्टिक ट्रीटी दैट केम इनटू फोर्स इन 1961 प्रायोरिटाइजेस पीसफुल यूज एंड साइंटिफिक रिसर्च, व्हाइल मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑफर्स ब्रॉड इन्वायरमेंटल गाइडलाइन। जो मैड्रिड प्रोटोकॉल्स है वो इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। इट लैक्स स्पेसिफिक टूरिज्म रेगुलेशंस। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे मैनेजमेंट फॉल्स largely on IATTO, a self-regulatory industry body. Many believe IAATO's guidelines are inadequate to address the growing environmental pressures. The ATCM is the primary platform for international cooperation on Antarctic issues.
Despite recognizing the need for a comprehensive tourism regulatory framework, the ACM failed. तो अब यहाँ पर ये लोग क्यों मिले थे? वाई वर दे मीटिंग? तो यहाँ पर जो अंटार्कटिक में टूरिज्म है वो बढ़ रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे, ठीक है ना, और उसके इन्वायरमेंटल जो हैं इश्यूज भी हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो हो रहे हैं, तो उनके बारे में बात करने के लिए मिले थे कोची केरला में, बट कुछ भी वहाँ से निकल कर नहीं आता हुआ सामने आया, कुछ भी हेल्पफुल नहीं आया सामने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 46 अंटार्कटिक, 46 अंटार्कटिक, 46 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting, ठीक है ना, ATCM 46, ठीक है, कहाँ हुई? हेल्ड इन कोची केरला, ठीक है ना। ऑनगोइंग डिबेट हाईलाइटेड, ऑनगोइंग डिबेट ऑन एंटार्क्टिक टूरिज्म, ठीक है ना। एंटार्क्टिक टूरिज्म पे जो बात है, टू क्रिएट अ रेगुलेटरी वाइल, ठीक है ना, एम वाज टू ब्रिंग इन, एम वाज टू ब्रिंग regulatory framework on tourism, no solution, कोई सोल्यूशन नहीं निकला इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर वो बात करें कि और क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एंटार्क्टिका tour operators, that is IAATO, estimates the figure, ठीक है ना। उन्होंने कहा सबसे मैक्सिमम टूरिस्ट फ्रॉम, ये क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम टूरिस्ट फ्रॉम USA एंड चाइना, ठीक है ना। IIATO क्या है? ये क्या है बेसिकली? दिस इज बेसिकली सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री बॉडी। क्या है ये? सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब जो टूरिज्म की सेल्फ रेगुलेटरी, जो लोग इस टूरिज्म की फील्ड में हैं वहाँ पर, ठीक है ना, वो ही ये बॉडी चला रहे हैं, और ये डे टू डे मैनेजमेंट ये कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब विद इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड कुछ ज़्यादा ग्रेट जॉब ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर IAATO के बारे में बात कर ली। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एक एंटार्क्टिक ट्रीटी भी है, ठीक है ना। और एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है वो केम इनटू फोर्स कब आई? केम इनटू फोर्स इन 1961। ये क्या प्रायोरिटाइज करती है? प्रायोरिटाइजेस पीसफुल यूज एंड साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद पांचवी चीज किसके बारे में बात होती है? दैट इज मैड्रिड प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल, ठीक है ना। मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है? मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑफर्स ब्रॉड environmental guidelines, lacks specific टूरिज्म रेगुलेशंस, बट यहाँ पे भी टूरिज्म रिलेटेड रेगुलेशंस नहीं बात हो रही है। तो हमें पता चला कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं
एक तो ये पता चला कि आर्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई 46, वो इंडिया में हुई, कोची केरला में हुई, जहाँ पे एंटार्क्टिक टूरिज्म से रिलेटेड ये कुछ रेगुलेशंस लेकर आना चाहते थे बट कोई सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए। फिर हमें पता चला IAATO नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एंटार्क्टिका टूर ऑपरेटर्स, जो टूर पे भेजते हैं एंटार्क्टिका के, उनकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ये भी इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। एंटार्क्टिका ट्रीटी जो साइन हो रखी है 1961 में, ये फोर्स में आई थी, बट यहाँ पर पीसफुल यूज, साइंटिफिक रिसर्च, इसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है। मैड्रिड प्रोटोकॉल है जो, उसके अंदर इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस की बात होती है बट टूरिज्म को स्पेसिफिकली रिलेटेड ये भी कोई बात नहीं करता है। और फ्रैगमेंटेड का मतलब क्या होता है? ब्रोकन और सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। तो वो कह रहे हैं कि फ्रैगमेंटेड वर्ड क्यों यूज़ किया इन्होंने? फ्रैगमेंटेड कि एंटार्क्टिका की जितने भी गाइडलाइंस है वो बहुत ही टुकड़ों में बंटे हुए हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। उसके बाद आगे चलेंगे, नेगोशिएटिंग फॉर पीस, पीस के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो सेम आ गया, समिट ऑन पीस कहाँ पर हुई? बर्जन स्टॉक में हुई, स्विट्जरलैंड के अंदर। दिस इज रेपिटेशन, ठीक है, मैं दोबारा ये नहीं लिखवाऊंगी, कल मैंने ये लिखवा दिया है। It cited 3 areas of broad understanding: nuclear safety, food security and the exchange of all prisoners of war, displaced and detained। तो यहाँ पर वो किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर वो फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है कि फूड सिक्योरिटी, हर किसी को खाना मिलना चाहिए, फूड अवेलेबल होना चाहिए। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसने भी कैप्चर करे हैं यूक्रेन रशिया वालों ने, जो एक दूसरे के कैप्चर किए हैं, वो वापस दे देने चाहिए। उसके बाद और क्या डिस्कशंस हुई हैं वहाँ पर? द स्टेटमेंट वॉज नॉट वेरी एम्बिशियस इन इट्स स्कोप as the organizers were keen to bring as many countries particularly from the global south। अब यहाँ पर वो ज़्यादा strong statements नहीं दे पाए, ये opinion है। global south कौन सी countries होती हैं? जैसे हम west term यूज़ करते हैं कि west countries, west का मतलब west countries जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आती है? developed countries, जहाँ पर सब कुछ सही है, बढ़िया चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुकी है, तो हम उनको वेस्टर्न कंट्रीज बोल देते हैं। एंड वैसे ही द टर्म ग्लोबल साउथ इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया है, जैसे ब्राज़ील है, तो ग्लोबल साउथ यूज़ कर देते हैं टर्म उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड था या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो यूक्रेन के साथ है, उनका मेन एम क्या था कि हम मैक्सिमम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को हैं, उनको इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में लेकर आ पाएँ, पीस कॉन्फ्रेंस में, जो यूक्रेन रशिया की वॉर से रिलेटेड हो रही हैं। स्विट्जरलैंड डिसीजन नॉट टू इनवाइट रशिया एंड टू बिल्ड देयर नेगोशिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ यूक्रेन पीस फॉर्मूला अलोंग विद UN रेजोल्यूशन मेड द इवेंट अपीयर वन साइडेड। अब सॉरी फॉर द बर्प, अगेन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रशिया को ना इनवाइट करना इज नॉट राइट, बिकॉज वॉर किसके बीच में चल रही है? यूक्रेन रशिया के बीच में चल रही है। और ये लोग चाइना को भी कन्विंस नहीं कर पाए इस मीटिंग में आने के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो रशिया के साथ हमेशा खड़ा होता है। और जो ब्रिक्स ब्रिक्स मेंबर है, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड अभी तो और भी नए कंट्रीज ऐड हो गए जिनके बारे में हमने इसी जून में पढ़ा था, राइट। तो जो ब्रिक नेशंस हैं, करंट एंड फ्यूचर, साइंड ऑन द स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट नो ब्रिक्स, कोई भी नो ब्रिक्स नेशन, कोई भी ब्रिक्स नेशन ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया है, ठीक है ना। तो मतलब जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ब्रिक्स के अंदर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो मतलब इस चीज़ से ज़्यादा हैप्पी नहीं थे कि रशिया को नहीं बुलाया गया। और क्योंकि ब्रिक्स में रशिया इज पार्ट ऑफ ब्रिक्स, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आप रशिया को बुलाइए, रशिया से भी बात करिए, आप एक साइडेड बात नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी नोट करने वाला नहीं है, दिस इज कंप्लीट रेपिटेशन। अब आगे चलेंगे। ऑन June 11 द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्नॉलेज द ट्रैजिक लॉस ऑफ 2 इंडियन नेशनल्स हु वर रिक्रूटेड बाय रशियन आर्मी अमिडस्ट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो 2 लोग ऐसे थे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे और जिनकी डेथ हुई यूक्रेन रशिया की वॉर में, वो रशिया की तरफ से लड़ रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन अ प्रेस स्टेटमेंट सेड दैट इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को, मतलब रशिया के अंदर, has strongly raised this issue with the Russian ambassador in New Delhi and authorities in Moscow, seeking the swift release and return of all Indian nationals currently serving in the Russian army। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कह रही है कि हमने बोला है उनको कि हमारे जितने इंडियन नेशनल्स हैं जो आर्मी में काम कर रहे हैं उनको वापस भेजा जाए, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय दीज रिक्रूट स्टिपुलेट नो लीव नो एग्जिट पॉलिसी। तो नो लीव मतलब 6 मंथ से पहले वो एग्जिट वो लीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ऑफ सर्विस और सैलरी कितनी है 1.5 to 2 लाख रुपीज पर मंथ। और इसमें उनको कह देते हैं वर्कर्स की टाइल लगवाने के लिए लेके जा रहे हैं, कारपेंटर की नौकरी के लिए लेके जा रहे हैं, बट उनको क्या करते हैं वहां पर जाकर आर्मी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। In January, Russian President Vladimir Putin signed a decree simplifying the process of obtaining Russian citizenship for foreigners who sign a minimum of 1 year contract with the army. अगर आप 1 year contract with the army sign करते हो रशिया में, तो आपको रशियन सिटीजनशिप बहुत आराम से मिल जाती है। What are mercenaries? Mercenaries क्या होते हैं? This term mercenary got famous last year, और उससे भी पहले जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई, तो रशिया और यूक्रेन जो रशिया ने एक प्राइवेट ग्रुप को इन्वॉल्व किया वॉर के अंदर, वाग्नेर था उसका नाम, एंड अल्टीमेटली द फाउंडर ऑफ वाग्नेर डाइड इन अ क्रैश, इन अ प्लेन क्रैश, ठीक है। तो ये मर्कनरी टर्म तब फेमस हुई थी। तो इसको पढ़ लेते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वेंशनल कॉम्बैटेंट्स एंड मर्कनरीज इज अ फंडामेंटल कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। अ कॉम्बैटेंट इज टिपिकली अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, वेयर एज अ मर्कनरी इज रिक्रूटेड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी स्टेट अनरिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। रशिया का ही कोई रशियन आर्मी में एक रशिया का सिटीजन है जो रशिया का ही है और रशिया में ही मतलब पूरा वो था, रशियन सोल्जर है, ठीक है ना, उसको कॉम्बैक्टेंट बुलाएंगे। बट यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है किसी इंडियन को या किसी नेपाल से इंसान को कि आओ हमारे लिए लड़ो, तो वो क्या है, दैट इज नॉट अ कॉम्बैक्टेंट, दैट इज अ मर्कनरी। या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को बोला जा रहा है कि ये वॉर जो है आप हमारे लिए लड़िए, सो दैट इज अ मर्कनरी, राइट। Article 47 of Additional Protocol 1 to the Geneva Convention envisages 6 cumulative conditions for a person to be qualified as mercenary. तो वो बताते हैं Article 47 Additional Protocol 1 to Geneva Convention define करता है कि एक mercenary कौन है। The person should be specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict. ये armed conflict, weapons की conflict चल रही है, उसको specially locally या abroad से hire किया गया इस काम के लिए। Has taken a direct part in the hostilities, is motivated to take part in hostilities essentially by the desire for private gain, and in fact is promised by or on behalf of the party to the conflict material compensation. उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तभी वो कर रहा है। अब आर्मी वालों को भी पैसा तो मिलता है, बट वो देश के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ मॉनेटरी गेन के लिए कर रहा है। इज नीदर अ नेशनल ऑफ अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट नॉर अ रेजिडेंट ऑफ टेरिटरी कंट्रोल बाय पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, हैज नॉट बीन सेंट बाय अ स्टेट विच इज नॉट अ पार्टी टू। तो यहाँ पर ये सारी इन्होंने डेफिनेशन करी हुई है। बट यहाँ पर द मेन प्रॉब्लम इज, अगर कोई कॉम्बैक्टेंट नहीं है, अगर कोई मर्कनरी है, तो क्या है, अंडर कस्टमरी IHL लॉ, being a mercenary itself does not constitute a specific crime. However, if captured, अगर उसको पकड़ लिया जाता है, they are not entitled to prisoner of war status or any protected categories under Geneva Convention. उनको protection नहीं दी जाती है, ठीक है। This allows for their prosecution, उनकी prosecution legal action लिया जा सकता है उनके against. Nevertheless, mercenaries qualify for human treatment in accordance with the fundamental guarantees or humanitarian law as outlined under Article 75 of the API. तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर इनकी फिर भी प्रोटेक्शन करी जाती है। बड़े लॉज आए हैं जिसके अंदर मर्कनरी के प्रोटेक्शन और इन सब के बारे में बात करी जा रही है, बट इवेंचुअली ये कहा जा रहा है कि इंडिया को वापस लेकर आना चाहिए। और जो ये मर्करी, जो प्राइवेट मिलिट्री, ये देखिए वाग्नेर ग्रुप जो रशिया ने रिक्रूट किया था यूक्रेन के साथ वॉर के अंदर, इसको भी यहाँ पर एक प्राइवेट एंटिटी, एक प्राइवेट कंपनी लड़ रही है पैसों के लिए, ठीक है। रशिया पैसे दे रहा है वाग्नेर ग्रुप को, और वाग्नेर ग्रुप जो है यूक्रेन के अंदर लड़ाई लड़ रहा है रशिया के लिए। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। चलिए आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे और पीछे जाकर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू इंडियन नेशनल्स died in Russia यूक्रेन वॉर, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया। अब ये क्वेश्चन इसमें से आना डिफिकल्ट है, हमें मर्कनरी वाला क्वेश्चन जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन मर्कनरी
mercenary and combatant. A combatant is member of armed forces of a party to the conflict, लड़ाई में, whereas mercenary is recruited from a third party state unrelated to the कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, उसको सिर्फ पैसों के लिए कि तुम लड़ो हम तुमको पैसा देंगे, उसको कोई सेंटिमेंट कुछ वो है ही नहीं है उसमें एलिमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आर्टिकल 47 ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल 1 टू जिनीवा कन्वेंशंस envisages, ठीक है, defines conventions defines mercenary। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? थर्ड पॉइंट बनेगा अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ mercenary if captured won't be entitled to prisoner of war status or any protected categories under Geneva Conventions। ठीक है ना, तो जो प्रोटेक्टेड होते हैं कि हाँ अगर पकड़ लिया है तो आप उनके साथ मिसट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बट एक मर्कनरी मतलब जो हायर किया हो गया इंसान है उसके साथ मिसट्रीटमेंट हो सकता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना, हमें इतना ही याद करना है इसके अंदर से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। signatories to Montreux Dame have committed to stronger state oversight of private military and security actors। तो अब यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये क्लैट में ही आगे आ सकता है। मॉन्टेरिक्स डॉक्ट्रिन, ये लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, आगे फिर चलेंगे। 2 मिनट वेट कर लो बाकी सब। हैव कमिटेड टू हैव स्ट्रॉन्गर स्टेट ओवरसाइट, मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ प्राइवेट मिलिट्री के लिए हम देखेंगे कि ये ना हो, ऐसा सब कुछ हो। बट इसके अंदर रशिया एंड इंडिया ने इसको, इन रशिया एंड इंडिया नॉट अ सिग्नेटरी, रशिया एंड इंडिया नॉट अ सिग्नेटरी। ठीक है ना, और ये क्या है, ओनली क्लैट वाले पढ़ेंगे ये। ठीक है, कल के मैं देख रही थी वहाँ पे किसी ने पूछा हुआ था कि जो एडिटोरियल्स हैं वो CUT बेटा ये न्यूज़ आ सकती है, एडिटोरियल्स हर कोई पढ़ेगा, आर्टिकल्स हर कोई पढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एंड US काउंटर Jake Sullivan, who is on 2-day visit to India on Monday, resolved to prevent leakage of sensitive and dual-use technologies to countries of concern। मतलब जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनका लीक ना हो जाए, जो कंट्रीज को नहीं देना चाहते उनके पास ना पहुंच जाए। अब इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान के पास ना जाए, ठीक है ना, USA चाहेगा ईरान के पास ना जाए। ठीक है ना, तो ये कहा कि हाँ ठीक है भाई, प्रॉमिस हमारे बीच में रहेगा, तीसरे चौथे बंदे को हमने बताना ही नहीं है। ठीक है ना, यार ये बात मैंने कभी नहीं सोची, अगर USA पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखता है जो हमारा दुश्मन है, तो हम ईरान के साथ बढ़िया है जो USA का दुश्मन है। चिड़ तो इनको भी मचती होगी ना जब जाके हमारा वहां पे होता होगा। ठीक है। हम्म। हाँ, चलिए। एज दे चेयर द सेकेंड मीटिंग
ऑफ द इनिशिएटिव ऑन आईसेट। आईसेट के बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, ये लिखेंगे। आईसेट में क्या कर रहे हैं हम? को प्रोड्यूस एंड को डेवलप इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, कैसे क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आईसेट, आईसेट इज इनिशिएटिव ऑन, ये मैं दोबारा लिखवा रही हूँ, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल, critical and emerging technology, on critical and emerging technology। ठीक है, आईसेट, आईसेट क्या है, इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इंडिया और यूएसए का इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है? इंडिया यूएसए का इनिशिएटिव है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हम एक साथ, हमने 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन निकाल लिए हैं। और इन 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में हम क्या कह रहे हैं कि हम बहुत चीज़ों को को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट करेंगे। को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट इनका हम करने वाले हैं, राइट, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर इंडिया एंड द यूएस, इंडिया एंड द यूएस आर करंटली इन एडवांस स्टेज ऑफ टॉक्स फॉर द परचेज ऑफ 31 9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब जो ड्रोन्स होते हैं वो हम बात कर रहे हैं इनसे बाय करने के लिए, ठीक है। एंड लाइसेंस मैन्युफैक्चर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक GE 414 जेट इंजन एज वेल एज द स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल, हम स्ट्राइकर इन्वेंट्री व्हीकल भी बाय करने वाले हैं इनसे शायद, ठीक है। अब इसके अंदर ज़्यादा बात नहीं हो रही है तो नोट कर लेते हैं। इंडिया प्लानिंग टू बाय, क्या बाय करने के लिए कर रहे हैं? स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स, क्या बाय करने की बात कर रहे हैं? स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स। उसके बाद आगे चलेंगे। द फैक्ट शीट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ न्यू स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप बिटवीन जनरल एटॉमिक्स एंड इंडियन फर्म 3D टेक टू co-develop semiconductor design and manufacture of precision guiding ammunition and other national security focused electronic platforms। now this is very very important, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे 4th पॉइंट में क्या है? सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप किसके बीच में हुई है? बिटवीन जनरल एटॉमिक्स एंड इंडियन फर्म 3D टेक टू co-develop semiconductor design and manufacture of precision guided ammunition, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है? वो छोटी सी चिप जो हर चीज़ में यूज़ होता है, हमारे फ़ोन, कार, एवरीथिंग, ठीक है ना। तो किसके बीच में? 3D टेक और जनरल एटॉमिक्स के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में ये हुआ है। और एंड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर प्रिसिशन गाइडिंग एम्यूनेशन भी करेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड अदर security focused, other security focused electronic platforms, ठीक है। आगे चलेंगे। द एम्बिशियस आई सेट was announced by Mr. Modi and US President Joe Biden on the sidelines of Quad Summit in Tokyo in 2022। तो 2022 के अंदर इसको अनाउंस किया था क्वाड समिट की गाइडलाइंस में। क्वाड के अंदर कौन कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। इनको वर्ल्ड मैप पे लिखेंगे और कनेक्ट करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो इसलिए नाम दे दिया क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में बोलते हैं क्वाड, राइट। वॉज लॉन्च बाय NSA इन January 23 कंप्राइजिंग की टेक्नोलॉजीज। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? स्पेस, सेमीकंडक्टर, एडवांस टेलीकम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी। तो हमने लिखा था कि 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। अगर आप थोड़ी सी भी डिटेल नोट्स बनाना चाहते हो कि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए तो ये लिख सकते हो। कौन से एरियाज इंक्लूडेड है? स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड telecommunications, artificial intelligence,
क्वांटम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। डिजी यात्रा क्या है? एक चेक इन सर्विस ऐप है जिसमें आप मतलब बिना ह्यूमन कांटेक्ट के बिल्कुल बिल्कुल चेक इन कर सकते हो। इसकी डिजी यात्रा फाउंडेशन सुरेश खादा भावी जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि हम और भी इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं इस चीज़ों को। तो डिजी यात्रा का पता होना चाहिए, चेक इन इनिशिएटिव है, ठीक है। नेतन्याहू चेक इन जो एयरपोर्ट पे होता है, नेतन्याहू डिसॉल्व्स वॉर कैबिनेट आफ्टर गैंट्स एग्जिट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? इसराइल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इसराइल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इसराइल की बात हो रही है। तो इसराइल जो है, ठीक है ना, यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया है उन्होंने वॉर कैबिनेट। जो वॉर कैबिनेट बनी थी, हमने कल पढ़ा था कैबिनेट क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर ग्रुप है ना। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डिसॉल्व द इन्फ्लुएंशियल वॉर कैबिनेट टास्क विद स्टीयरिंग द वॉर इन गाजा Monday, a move that comes days after a key member of the body left. Benny Gantz जो है centralist former military chief earlier this month. Mr. Gantz's absence from the government makes Netanyahu more dependent on Israel. तो ये अब इन्होंने dissolve कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Israel dissolves war cabinet, ठीक है ना। अब हमने वो एग्जिट वाले बंदे का तो लिखा हुआ था, हम अपने नोट्स में सिर्फ यही डालेंगे। तालिबान चीफ कॉल्स फॉर यूनिटी। तालिबान चीफ जो है वो क्या कह रहे हैं? अफगानिस्तान में तालिबान वो क्या कह रहे हैं कि यूनिटी, calls for unity among Afghans. The Taliban's reclusive supreme leader on Monday warned Afghans against earning money or gaining worldly honor at a time when the country is in the grip of humanitarian crisis and isolated on the global stage. Hibatullah Akhundzada gave his warning in sermon to mark the festival Eid al-Azha at a mosque in southern Khandar province weeks before a Taliban delegation goes to Doha, Qatar for UN hosted talks on Afghanistan। UN hosted talks होने वाली है कतर के अंदर, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि तालिबान के जो लीडर हैं अफगानिस्तान में वो कौन है, ये भी लिख लेते हैं। तालिबान सुप्रीम लीडर, तालिबान सुप्रीम लीडर कौन है? हिबातुल्लाह अखुंड ज़ादा, ठीक है ना, ज़ादा अखुंड हिबातुल्ला, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ जब मीटिंग होगी तब हमें पता चल जाएगा। इस्टोनिया साहिल चौहान on Monday hit a century of just 27 deliveries against Cyprus to break the record of the fastest a ton in T20. It bettered John Nicola 33 ball of Nepal, ठीक है। इनका किया सेंचुरी, T20 सेंचुरी, ठीक है, 27 बॉल्स में। हाँ, है तो इंडियन ही। एस्टोनियाज साहिल चौहान, ठीक है, सेंचुरी of 27 balls against Cyprus, fastest 100 in T20। पाकिस्तान के हेड कोच कौन है? गैरी क्रिस्टन। और वो क्या कह रहे हैं कि इनमें यूनिटी नहीं है। पाकिस्तान हेड कोच गैरी क्रिस्टन, तो 10 से याद कर लो, गैरी और 10, चलो 10 नॉट 10। Sumit Nagpal attains a career high ATP ranking of 171. India's Sumit Nagpal, who finished runner-up in Luciano Daderi at Perigua ATP Challenger on Sunday, continued to ascend। अब यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा, ये कौन सी सुमित नागपाल जो है कौन सी गेम से रिलेटेड है? टेनिस। नगाल है, नागपाल यार, मैं तो बहुत देर से नागपाल ही बोलती रही हूँ ऐसी। फिनिश्ड रनर-up to at पेरुगुया ATP चैलेंजर। ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? नगाल। ये रिलेटेड है टेनिस से। ये क्वेश्चन नहीं आता, ये बंदा न्यूज़ में था। ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? टेनिस से, ठीक है। तो अभी 1 ईयर पहले क्या हुआ था? ये सबमर्सिबल ऐसी नीचे गई थी, वर्ल्ड के बड़े अमीर अमीर लोगों को गई और वापस ही नहीं आई। क्या नाम था इसका? टाइटन सबमर्सिबल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी हम रिसर्च करेंगे कैसे नीचे मतलब
क्या है ओशन में, तो आप loggery.in पर जा सकते हैं अगर आपको वन शॉट्स खरीदने हैं। एंड मैं कल आपके लिए मैसेजेस लेकर आऊँगी बच्चों के कि कैसे जो मंथली कंपाइलेशंस हैं और कैसे जो रेगुलरली एजुगिरी को देख रहे थे। मैंने कहा था ना, मैंने लास्ट ईयर बोला था कि अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो आप कोई ना कोई एग्जाम तो ज़रूर अच्छे वाला क्रैक करोगे। एंड येस, ऐसा ही हुआ है इस साल। स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड सो मेनी एग्जाम। तो वन शॉट्स आर रियली रियली हेल्पफुल। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। ये बहुत ही अच्छी एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको अवेलेबल हो रही है। एंड ऑल्सो यू कैन बाय अवर मॉक टेस्ट। ठीक है, जो मॉक टेस्ट हैं दे आर अवेलेबल ऑन मॉक टेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 5 इयर्स का मॉक टेस्ट लॉ का अवेलेबल है, लखनऊ यूनिवर्सिटी 5 इयर्स एंड 3 इयर्स का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एंड आज हम लॉन्च कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 इयर्स का मॉक टेस्ट, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग तो आप हमारी वेबसाइट loggery.in विजिट कर सकते हैं। दैट्स इट। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आई एम गोइंग टू क्लियर इन द वीडियो। जैसे आज मैंने एडिटोरियल्स वाला बताया दैट एवरी एग्जाम, चाहे वो CUT PG है, चाहे NLSAT का बच्चा है, चाहे क्लाट का बच्चा है, उसको एडिटोरियल्स के साथ साथ आर्टिकल्स कवर करने पड़ेंगे। जो मैंने कल के वीडियो में हाईलाइट किया कि आप एडिटोरियल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू अ शॉर्टकट। कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे वो वन शॉट्स लगाते हैं, ठीक है ना, वन शॉट्स लगाते हैं, बट उनको NLSAT वालों के यहाँ पर एडिटोरियल रीडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके एग्ज़ाम के अंदर आंसर राइटिंग है, उनको आंसर्स लिखने होते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पर डिफ़ाइन कर देती हूँ NLSAT वालों के लिए कि जो बच्चे वन शॉट्स देख रहे हैं वो 20-25 मिनट्स का एडिटोरियल यहाँ से हर रोज़ देख लें तो उनका काम बन जाए, राइट। दैट इज़ व्हाई आई वाज डिफाइनिंग। कोई भी डाउट है कमेंट्स में छोड़िए, बिकॉज कमेंट्स मैं रीड करती हूँ। आई एम गोइंग टू पिक अप द डाउट एंड इंश्योर दैट आई आंसर इट। That's it. Edugiri signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.